हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज वफाकी काबीना ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी समेत 172 लोगों के नाम ECL पर डाल दिए हैं, जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, बिलावल भुट्टो भी शामिल हैं। उसके अलावा तफसील वसत भी बताएंगे। अच्छा, ये उस दिन हुआ है जब पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत आज गढ़ी खुदा बख्श में जमा थी, जहां शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी मनाई जा रही थी। तो ज़ाहिर है सियासी माहौल गर्म तो होना था। तो पहले तफसीलात सुन लेते हैं। जो ऐलान हुआ है, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और इतनी बड़ी रकूम फेक अकाउंट्स के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के ज़रिए, लैंड माफिया के ज़रिए लोगों को बाकायदा यरगमाल बनाकर एक पूरे के पूरा सूबा लिटरली यरगमाल रखा। तो आज काबीना ने यह फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस GIT का हिस्सा है, उसमें उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। कल मैं देख रहा था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि वो GIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में उनको मालूम होगा कि इस तफ्तीश की, इस इंक्वायरी की सीरियसनेस क्या। ये पुराना पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर दोनों बड़े आपस में सौदाबाजी कर लें और उसके बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरती जाए। जी वो अच्छा, GIT में अभी तो जाहिर है कि फॉर्मली लिस्ट तो नहीं आई है कि 172 कौन है। मुख्तलिफ चैनल, मुख्तलिफ निजी चैनल जो हैं वो अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था जियो पे कि 119 कॉन्ट्रैक्टर हैं शायद इसमें, इस लिस्ट में, और बाकी जो हैं ओहदेदार और सरकारी अफसर हैं। और इसमें जो वो नाम बता रहे थे उसमें मलिक रियाज साहब थे, आपके दोस्त, और उन बैरिया टाउन उर्फ एक निजी तामीराती इदारा, और उनके दामाद हैं जैन मलिक, उनका भी नाम चूँकि GIT में है। मतलब आप आसान है ना कि जितने भी नाम GIT में हैं वो सब ECL में होंगे, तो उस लिहाज से आप लिस्ट बना सकते हैं। जरदारी साहब का आपने बता दिया, फरियाल साहिबा का भी है, बिलावल का भी है, बख्तावर का भी कह रहे हैं कि उनका नाम भी, चूँकि वो कहीं एक जगह मतलब एक सत्र में भी आया तो हो सकता है वो उनका भी नाम आ जाए। इनके जो वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं, फारूक नाइक साहब, उनका नाम भी जो है उसमें मौजूद है। फिर ये कि मुराद अली शाह जो हैं उनका नाम आया है कि उनके होते हुए वज़ीर ख़जाना जब थे, तो ये सारा सिलसिला हो रहा था। लेकिन ये कि अभी कल तक सांप जो है वो बाहर निकल आएगा, बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। आप जाहिर है कि गढ़ी खुदा बख्श में थे, नौडेरों में थे, वहाँ भी आज इम्पेक्ट यही था कि बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे तो खैर वो जमा हुए थे, लेकिन जाहिर है कि जो गुफ्तगू हुई वो हमने जो सुनी, आप जो अंदर की कहानी सुनाएंगे वो तो मैं बाद में सुनूंगा। जरदारी साहब जो है उनकी को सुन लें। आज हाल ही में इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हटकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनज़ीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे। इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे, कोर्टों में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। जहां ये आएंगे वहां हम लड़ेंगे, जिससे शुरू करेंगे वहां से हम ख़त्म करेंगे। तो जिस तरीके से इनने आना है हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जाहिर है इन्हें यही कहना था ऑब्वियसली कि मतलब ब्रेव फेस के साथ। तकरीर हस्ब गैर मुतवक्का तौर पे मुख्तसर थी इनकी, बिल्कुल, कोई हार्डली ये 6-7 मिनट बोले हैं। अच्छा, यहाँ
जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी तो आप से मैं पूछूंगा कि नौडेरों में पसे पर्दा जो है क्या गुफ्तगू रही है। इससे भी ज़्यादा अहम खबर मुझे एक और लग रही है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क के जो फ्लैट्स हैं उनसे मुताल्लिक जो पीटीआई के रुकन असम्बली फ़ारूक शेर ज़मान, वो चूँकि एक दरख्वास्त के मुहर्रक हैं, तो उनकी दरख्वास्त पे आसिफ जरदारी की नाअहली की जो ये दरख्वास्त है, ये जुज़वी समात, इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली है, तो वो भी साथ साथ चल रहा है और नोटिस भी जारी कर दिया फ़ारूक शेर ज़मान को। तो आपको वहाँ क्या, आपकी तो ज़ाहिर है आला क़यादत से मुलाकात रही, ये कितना फंस रहे हैं, ये फंस रहे हैं या पीपी फंसा रही है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। ज़ाहिर है जब आप अपने डिफेंस में आएंगे तो आप एक दूसरा नैरेटिव देंगे, और तो मैं गया ही इसलिए था, आपको भी पता है कि मैं कुछ लेके आऊँ कि वो अंदर से क्या उनको किस हद तक वो परेशान हैं या वो क्या समझते हैं कि कहाँ वो फंस सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये क़ज़िया तकरीबन 43 अरब रुपए का है। बेनामी अकाउंट्स इधर उधर हुए और ये सारा कुछ वो हुआ। जीआईटी में और भी बहुत चीज़ें आई हैं जिसका ताल्लुक़ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के उन असासाजात से भी है जो कि उन्होंने कागजात नामजदगी में अपने शो नहीं किए। तो ये डबल इनके लिए परेशानी मसलन है। कोई बैरून मुल्क है? हाँ, बैरून मुल्क है। जैसे आपने न्यूयॉर्क के फ्लैट का जिक्र किया, उसमें जो इनके लॉयर हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वो फ्लैट जो है वो 2009 में बेच दिया था। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि बेच तो आपने दिया, लेकिन जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो बहरहाल वो चेंज नहीं हुई, और जिनको भी आपने बेचा वो चीज़ शो नहीं की आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फंस सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा 2 इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इंपोर्ट की, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने ड्यूटी ज़ाहिर है वेवर कराई और जो कि लेकिन वो आगे बेच दी। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि जिस तरह पनामा के 4 रेफरेंसेस में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी जी जीआईटी को और नैब को कि यार हमें जो है 6 महीने के अंदर चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अब यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ये स्टेप कर सकता है। बिल्कुल, तो हो सकता है 6 महीने ना करे, क्योंकि यहाँ तो जीआईटी रिपोर्ट आ गई ना, क्योंकि जीआईटी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनी थी। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि जनाब लेट से 2 महीने हैं या 1.5 महीने, जो भी है वॉट एवर, क्योंकि 31 तारीख को अब ये केस टेकअप होगा जो कि नेक्स्ट मंडे है, जो इस साल का आखिरी दिन है। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि शायद अभी उनकी अरेस्ट ना हो। और उसके कुछ और मुहर्रिकात भी आपको पता है कि इन्होंने पिछली जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में और सेनेट इलेक्शंस में या सदर के खिलाफ वोट ना देने पर, या तो उसका सूद कब तक? उसका सूद पर ही तो ये बाहर है अभी तक। अच्छा, तो ये तो हो गई वो कि लीगल आपने एक तस्वीर दी कि किस में जा सकते हैं किस में नहीं जा सकते। अब ये है कि अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ, एक मलिक रियाज का भी एक प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का, जो बिल्कुल ही मतलब ये जरदारी ग्रुप के ही पास है, उसे वो डेवलप कर रहे हैं। तो वो रह जाएगी एक चीज़, क्योंकि दुबई और हमने न्यूयॉर्क की जायदाद का जिक्र किया और उसके पस मंज़र में बात की, तो लोकली भी ये भी एक प्रोजेक्ट है इनके पास जो कि उस तरीके से ये भी फंदा बन सकता है। ये भी फंदा बन सकता है। अच्छा, ये तो हो गया लीगल फंदे। अब बाकी ये है कि सियासतदान और सियासी जमात एक तो कोर्ट में जंग लड़ते हैं, फिर उनके पास कुछ पॉलिटिकल कार्ड्स भी होते हैं। तो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कंसंट्रेट किया लीगल पे, हमें चैलेंज है, हम अदालत में मुकाबला करेंगे, बाहर करेंगे, व्हाटएवर। बिलावल ने जो पॉलिटिकल कार्ड्स हैं उनकी तरफ इशारा किया, बिल्कुल अपनी तरफ। बिल्कुल, ज़रा सुनाइएगा। शाहिद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं, और एक चिंगारी के सब कुछ राख कर देर में बदल सकती है। क्या वजह है कि पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक तहरीक जोर और शोर से उठ रही है। क्यों इस तहरीक में लोग जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं? मैं 2 साल से कहता आ रहा हूं
कि इन नौजवानों को दीवार से मत लगाओ, उनकी बात को सुनो, उनका गला मत खोंटो, पर मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। क्वेटा में खुले आसमान तले बेटी मेरी सैकड़ों बलोच माओ और बहनों के मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? उनके प्यारे सालों साल से क्यों लापता हैं? अगर वो मुजरिम है तो उन्हें अदालतें में क्यों पेश नहीं किया जाता? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि 3 सूबाई असेंबली से कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बावजूद कालाबाग डैम बनाने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है? क्या वजह है कि सिंध के मफादात और एतराजात रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है? मैं पूछता हूं कि मियां साहब को सजा दिलवाने के बाद जो नारे पंजाब में लगे, इसका कोई तस्वर भी कर सकता था? आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया। अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है। अच्छा, अब ये एक बड़ा लीथल सा मिक्स है बिल्कुल कि आपके जो केसेस हैं उनके साथ अगर आप पॉलिटिकल जो शोरबा है उसमें अगर वो तल लें बिल्कुल तो बड़ी मज़ेदार किस्म की डिश बन सकती है कि फेडरेशन बिल्कुल के एग्जिस्टेंस पे बात हो रही है। पीटीएम गायब अफराद के लिए जो है उनके अहले खाना बैठे हुए हैं। कालाबाग डैम, मेरा ख्याल है ये भाषा डैम को कालाबाग डैम शायद नहीं, कालाबाग डैम पर भी हो रही है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये कि पंजाब में जो नारे लगे नवाज शरीफ के कन्वेक्शन पे, इसकी तरफ जो इशारा किया है, और फिर ये कि पूरा ड्रामा 18वीं तरमीम रोल बैक करने के लिए चलाया जा रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है मेरी समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, तो एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ। वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी, घड़ी खुदा बख्श की। उसमें उन्होंने रियासत की जितनी भी दुखती रगें हैं उन पे हाथ रखने की कोशिश की है। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, गायब अफराद का मसला, कालाबाग डैम की मुबैना मुहिम और पंजाब में जो मुतनाज़ा नारे कहीं कहीं लगे हैं। अच्छा, इनको इन्होंने ताल्लुक़ इस जोड़ा कि जी असल में ये सारा जो मेला रचाया गया है, लगाया गया है, ये बेसिकली इसका हदफ ये है कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो। और फिर एक बात उन्होंने मज़ीद कही कि जी 1 यूनिट की तरफ जो है ले जाया जा रहा है। मुझे ज़रा ये समझाएं कि ये जो जाली बैंक अकाउंट्स हैं, इसके मुकदमे से इन चीज़ों का क्या ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है? क्या ये वाकई कोई ताल्लुक़ है या कंफ्यूज किया जा रहा है जैसे दुश्मन को, या जैसे धूल उड़ाई जाती है? क्या रहा है? अच्छा, मैंने इस पे, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब जो खालिक समझे जाते हैं 18वीं तरमीम के, उनसे भी इस बारे में बात की, और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब भी मौजूद थे। तो उन समेत सबका ये ख्याल है कि एक सीरियस कोशिश हो रही है कि इस मुल्क में दोबारा या तो सदारती निज़ाम लाया जाए, या ये है कि वो जैसे 1 यूनिट वाली बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जो सूबों को हिस्सा मिलता था, या NFC अवार्ड और सारा ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको रोल बैक करना चाह रही है। और तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि रोल बैक करने का तरीका कैसे हो सकता है, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है। अच्छा। ये करेंगे कि ये बकौल उनके पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, उनका ये ख्याल है कि ये इसी हुकूमत को क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराएंगे,
फिर पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे और जो है ये पूरा कर लेंगे। बाय द टाइम इस 2-2.5 साल में जो है सेनेट में भी मेजॉरिटी अपोजिशन कमोबेश लूज़ कर लेगी। तो दैट इज़ ये उनके ख्याल में प्लान है। तो कितना सीरियस है, पीपल्स पार्टी वालों को लगता है कि ये सीरियस है, लेकिन जाहिर है जब उनसे ये बात की जाए कि जनाब दोनों मामलात अलग अलग हैं, आप इनको इकट्ठा किस चक्कर में कर रहे हैं, तो उनका ये ख्याल है कि नहीं ये पॉलिटिकल विच हंट हो रही है और अकाउंटेबिलिटी नहीं। मुझे तो इसलिए लग रहा है कि दोनों मामलात को एक साथ मिलाने की कोशिश हो रही है कि अगर ये प्लान था तो ये कल तो नहीं बनाया ना एस्टेब्लिशमेंट ने। हाँ। ये तो तकरीबन साल भर पहले ब्लूप्रिंट इसका बन चुका होगा, ये 6 महीने पहले। तो उस वक्त आपके मुंह से ये बातें नहीं निकल रही थी। हाँ। तो अचानक ये अब क्यों कैसे निकल रही हैं, तो इसलिए मुझे होता है मामला। मुझे ये भी एक लगता है कि देखें एक एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर भी लाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि सबको पता है इस मुल्क में एनआरओ अगर कोई दे सकता है तो वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ही है, जिसने माजी में भी दिए, बाकी भी वो किए। तो अगर आप प्रेशराइज करेंगे, अच्छा वो बैंक ये कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत क्योंकि माशी बहरान पर अभी तक काबू पाने में नाकाम है, तो अगले शायद 2-3 माह में महंगाई का तूफ़ान आएगा, जिसकी तरफ असद उमर ख़ुद भी इशारा कर चुके हैं कि जनवरी में शायद हमको मिनी बजट लाना पड़ जाए या सारा कुछ वो हो जाए। और ओवरऑल अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ती, इकोनॉमी किक स्टार्ट नहीं होती, एग्रीकल्चर में इस दफ़ा बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है हमारा, तो ख़ासी चीज़ें ऐसी हैं जो इकॉनमी को एडवर्सली अफेक्ट करेंगी। जब आपकी मईशत जो है वो बैठेगी या लेट्स से के जमूद का शिकार हो जाएगी, तो उस वक्त अवाम के पेट पे लात पड़ेगी। तो ये चाह रहे हैं कि ये प्रेशर क्रिएट करें ताकि आगे से जो थोड़ा बहुत वो हो, ये एहतसाब का प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो जाए। और बाय द टाइम आवाम की तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि मर गए मिट गए और ये जो महंगाई है, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है ना एक उनकी तरफ देख ले मोहब्बत भरी नज़रों से। अच्छा ये बताइए, कमेटियाँ तो बन गई पार्लियामेंट में, तो इन थेरी पार्लियामेंट को अब फ़ाल हो जाना चाहिए, लेकिन अब जो ये नई महाज आराई शुरू हुई है जिसपे कि धुआंधारी, बल्कि अब तो टीवी वालों को ज़रूरत ही नहीं है, सियासतदान गालम गलोच में इस तरह उतरे हैं। तो ये पार्लियामेंट क्या एक भी कानून इस फ़ज़ा में बना सकती है कमेटियां बनने के? मेरा नहीं ख्याल, अभी तो कोई ऐसा लॉ होगा ही नहीं, पास ही नहीं होगा। ये जो कमेटीज़ बनेंगी भी उनकी कंपोजिशन तो हो गई है, लेकिन वो कमेटियां ज़ाहिर है इजलास भी इस साल का ख़त्म हो गया है, दोबारा जब होगा नेक्स्ट ईयर में नया पार्लिमानी साल और जो जिस तरीके से भी होगा, तो उसमें ऑलरेडी देर लगेगी। लेकिन अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये इस गवर्नमेंट से संभाली नहीं जाएगी हुकूमत या मईशत जिसे आप कह लें, तो शायद उनको मौका मिल जाए 1-2 महीने 3 महीने में इसी मतलब नए इलेक्शन के लिए फ़ज़ा बन जाएगी ऑटोमेटिकली। यस है, हाँ, जो कि वो कोई चाह रहा है। हाँ, तो जब कोई चाह रहा है तो अब मुझे नहीं पता कि अपोजिशन का ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस प्रेडिक्टेबल है कि जब अपनी लीडरशिप को बचाना है। किसी कोई के हाथों में खेल रही है ना, अगर ये चाह रहा है तो बिल्कुल। और एक पीपल्स पार्टी के लीडर ने मजाकन कहा भी कि जो पहली करारदाद होगी रोल बैक करने की 18वीं तरमीम की, वो शायद अपोजिशन पेश करे, हुकूमत ना पेश करे। तो ये हो सकता है, इसलिए हमने पहले भी देख चुके हैं, चाहे फौजी अदालतों का मसला हो या बलूचिस्तान का मसला हो, कि जो है काम दिहाड़ी दी जाती है, असाइनमेंट होता है, वो पूरा होता है और उसके बाद फिर जो है इस पे झगड़ा हो जाता है, दिहाड़ी कम मिली है, मैं तुझे देख लूँगा। यही कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि ज़रदारी साहब का बच निकलना इस दफ़ा ज़रा मुश्किल है। हाँ, मतलब बच निकलने से मुराद ये नहीं है कि ज़ाहिर है उनको भी उनका भी शायद वही चीज़ हो जो नवाज़ शरीफ की हो। और हमारे यहाँ अगेन जब बात एनआरओ पे आती है तो ये केसेस फिर बाद में उस तरह मानी नहीं रखते। तो हम जैसे तज्ज़ियाकारों के लिए अभी आने वाले दिनों में बहुत माल आने वाला है, इस पर और गुफ्तगू करेंगे। अभी एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब एक मुकदमा जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में आज तुरंत हो गया। हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, अंसार नकवी साहब,
वो सुप्रीम कोर्ट में आज लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद थे और उन्होंने ये अहवाल हमें भेजा कि चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने आज बतौर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सेल मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों की समाअत की। इस दौरान एक अनोखा केस सामने आया। एक ख़ातून की जानिब से अपने शौहर के ख़िलाफ़ दी गई दरख्वास्त पे दोनों को चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पे बुलाया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोगों को क्या शिकायत है, तो ख़ातून ने कहा कि ये मुझे गालियाँ बहुत देता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बेटे मिल के बैठ के बड़ों को बीच में डाल के जो है मसला हल कर लो। तो लड़की ने कहा कि मैं जो हूँ मुसलसल बीमार रहती हूँ, ज़हनी दबाव का शिकार रहती हूँ, तो मैं ये शादी ख़त्म करना चाहती हूँ। तो चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा फिर कहा कि आप जज्बाती ना हो, थोड़ा सा ठंडे दिल से गौर कर लें। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं इसके साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला अगर हल नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। तो लड़की ने कहा कि इसका हल मेरे नज़दीक तो तलाक़ ही है। लड़का जो है उसने खामोशी इख्तियार की। तो चीफ जस्टिस ने फिर लड़के से मुखातिब हो गए कहा कि भाई अगर ये नहीं रहना चाहती तो 3 मरतबा तलाक़ कह के अपनी जान छुड़ाओ, ज़िंदगी भर अब इसकी भी आसान करो, अपनी भी आसान कर लो। इस तरह कैसे ज़िंदगी गुजारोगे तुम लोग। तो लड़के ने 3 मरतबा मैं तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ कहा। तो जस्टिस साहब ने कहा चलो जी अब क्या मसला है, कोई सामान वगैरह है। तो लड़के ने कहा कि जेवर, कपड़े और दीगर सामान है। तो लड़के ने कहा हाँ, तो चीफ जस्टिस ने लड़की को कहा कि भाई ये सामान अब आपको वापस करना पड़ेगा और लड़के की तरफ तुम्हारा क्या सामान निकलता है। तो लड़के ने कहा कि जी एक अंगूठी है और एक मोबाइल फ़ोन है। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये भी वापस करो। इसके बाद कोर्ट हुक्काम दोनों को कागजी कार्रवाई के लिए कोर्ट रूम के कोने में ले गए और इस तरह तलाक़ हो गई। ये अंसार नकवी साहब जो हैं उन्होंने हमें ये किस्सा बताया। अब मामला ये है कि यहाँ तो ख़ातून की रज़ामंदी से तलाक़ हो गई, लेकिन क्या एक ही सांस में 3 बार तलाक़ हो सकती है? इस सिलसिले में मुझे याद आ रहा है कि 26 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह हैं डॉक्टर क़िबला अयाज साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि नज़रियाती कौंसिल जो एक ही सांस में 3 मरतबा तलाक़ देती है वो काबिल सज़ा जुर्म है और इसकी सज़ा क्या हो इस बारे में मुख्तलिफ़ मकादिब फ़िक्र के उलमा से कौंसिल सलाह मशवरा कर रही है। इस रुझान को रोकने के लिए एक जामे फॉर्म या किताबचा भी मुरतब करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें एक ही सांस में 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का भी तस्करा होगा। डॉक्टर क़िबला अयाज ने यह भी कहा कि खड़े खड़े तलाक़ देने का जो रुझान है वो एक समाजी बुराई की तरह फैल रहा है। इस रुझान के सबब सबसे ज़्यादा खसारे में औरत और बच्चे रहते हैं, जो मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से जज्बाती टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, उनकी शख्सियत मस्क हो जाती है। तो कौंसिल बक़ौल क़िबला अयाज के कौंसिल की कोशिश है कि उलमा जुमे के खुतबात में इस रुझान की हौसला शिकनी करें और जो इस्लामी तालीमात हैं तलाक़ के बारे में उनसे लोगों को आगाह करें। तो अब अगर मैं ये क़िबला अयाज साहब की ये देखूं नज़रियाती कौंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की और आज का वाक़या मैं देखूं कि जी वो खड़े खड़े वहाँ अगर तलाक़ हो गई तो ये दोनों चीज़ें मेरी समझ में आ नहीं रही हैं। तो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन क्योंकि अभी तक सिफारिश है और ये लॉ नहीं बना तो लीगली तो जाहिर है ये सही है। लेकिन इसका देखें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये क्यों किया। एक तो आपको याद होगा इसी साल भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मुस्लिम बोर्ड के हवाले से कि भाई ट्रिपल तलाक़ नहीं हो सकती। उसके साथ बांग्लादेश में भी यही होता है। बेशतर इस्लामी ममालिक जिसमें सऊदी अरब, मलेशिया और इंडोनेशिया, जितने ममालिक आप ले लें, मोरक्को है, और वहाँ ट्रिपल तलाक़ नहीं दे सकते आप। और आपको जो है ईरान में इवन फॉर दैट मैटर, तो हर जगह ये लॉज बने हुए हैं। तो ज़ाहिर है उसका एक इफ़ेक्ट तो आ रहा है, जिसकी बिना पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो है ये सारी अपनी सिफारिशात दी हैं। लेकिन क्योंकि कुछ एक पहले बात ये की जाती थी कि पाकिस्तान का 1961 का जो फैमिली लॉ है उसमें भी ये शिक थी कि आप जो है 3 दफ़ा। अब इस पर बात हो सकती है कि क्या कोर्ट का ये काम है या नहीं है, इस पर तो बहरहाल हाँ, लेकिन कि उनको दरख्वास्त आई थी तो और ख़ातून की भी ख्वाहिश थी। बिल्कुल ठीक है, तो वक्फ़ा ले लेते हैं, उसके बाद एक और मौजू की तरफ चलते हैं।
वेलकम बैक। बलूचिस्तान से जब भी आती है अक्सर बुरी खबर ही आती है। डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है पूरे सूबे में 12 दिन से। एमरजेंसी सर्विसेज पे नहायत बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। क्यों गैर महफूज समझ रहे हैं, वजूहात जानने के लिए कोयटा से हमारे नुमाइंदा सैयद अली शाह इस वक्त मौजूद हैं। अली शाह साहब, क्या मसाइल हैं? मरीज़ों की हालत तो बहुत बुरी होगी। इसमें कोई शक नहीं उसद साहब, मरीज़ों की हालत यकीनन बहुत बुरी है। वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वैसे मतलब अगर सिर्फ कोयटा शहर की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे सिविल अस्पताल और बीएमसी अस्पताल, सिविल अस्पताल के आदाद व शुमार के मुताबिक यानी एक महीने में 60,000 से ज़ायद पेशेंट्स जो OPDs है वहाँ पर देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 2000 से ज़ायद पेशेंट्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सिविल अस्पताल आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस वो यहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। इसी तरह बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल है, वहाँ पर भी यही हाल है। 2-2.5 हज़ार पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं। यानी ये सिर्फ कोयटा शहर के 2 बड़े सरकारी अस्पताल। इसका मतलब ये है कि 5000 मरीज़ बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों और साथ ही जो कंदहार है, अफ़गानिस्तान के जो शोरिश ज़्यादा इलाके हैं, वहाँ से भी बड़ी तादाद में पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो वजह क्या है? इसकी हड़ताल है। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है भाई? वजह यह है कि 14 रोज़ कबल कोयटा का इलाका है शहबाज टाउन, यहाँ पे सीनियर न्यूरो सर्जन है डॉक्टर इब्राहिम खलील। वो अपने निजी क्लिनिक से अपने घर जा रहे थे, कोई 10 बजे का टाइम था, रात का अगवा हो गए, अगवा हो गए। जी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को। उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आज 12 दिन हो गए ये हड़ताल जो है जारी है। जो वर्स्ट सफरर्स है जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। अच्छा अली शाह, ये बताइए, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं वो ये शायद ये भी कहते हैं कि 2013 से अब तक जो है हर साल 4-5 डॉक्टर जो हैं वो अगवा बराए तावान में उठाए जा रहे हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल ठीक है उसद साहब। बात ये है कि जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के आदाद शुमार है उनके मुताबिक 33 डॉक्टर्स 2012 से अब तक ये अगवा हुए हैं। इसके साथ ही 18 डॉक्टर्स जो है बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। इसके अलावा PMA का ये क्लेम है कि 100 के करीब जो मेडिकल के प्रोफेशनल्स है, जो डॉक्टर्स है, वो कोयटा शहर या बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वो छोड़ चुके हैं, कराची जा चुके हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, और कुछ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो बैरून मुल्क भी गए हैं। तो मेरे ख्याल में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है ये काफ़ी अरसे तक खामोशी थी, लेकिन अचानक ये 14 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, ज़ाहिर है एक तरफ डॉक्टर्स है वो एग्रीव्ड है, दूसरी जानिब जब हम देखते हैं गरीब मरीज़, ज़ाहिर है बलूचिस्तान आपको पता है रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, मुंतशिर आबादी है, तवील फासले है। सूरत हाल ये है कि एक आदमी जब खारान से आता है तो 5-6 घंटे वो सफ़र करता है, यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर उसको पता चलता है कि जी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। जो निजी क्लिनिक्स है या जो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो खुले हैं, बामरे मजबूरी ये जो अच्छा ये डॉक्टर्स जो वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। डॉक्टर्स जो अगवा हो रहे हैं तो ये क्या मोटी आसामियां हैं, पैसे वैसे बहुत हैं, इसीलिए अगवा बराए तावान के ये केसेस निशाना बन रहे हैं? उसद साहब क्लियर बात है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है। ये कोई एक्सचेंज के लिए इन डॉक्टर्स को अगवा नहीं किया जाता है कि जी इस डॉक्टर को हम उठाते हैं, इसके बदले हमारे 2 कैदी है उनको रिहा करो। सिंपल इज दैट। ये पैसों का मसला है, क्रिमिनल, यानी इसमें अच्छा। कोई ये है कमर्शियल मामला है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, लोग अभी ये डिमांड करते हैं कि जी ये जो इनके निजी क्लिनिक्स है या जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं। 2012 में यहाँ पे एक वेल नाउन डॉक्टर को अगवा किया गया, तो डॉक्टर्स ने उस वक्त बड़ा
उन्होंने ब्लंट एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये लिया कि सरकारी अस्पताल से कम्प्लीटली उन्होंने बाइकाट किया, साथ ही जो उनके निजी जो अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां से हुकूमत क्या कह रही है अलीशा, हुकूमत क्या कह रही है? ये जो ये जाहिर है एक बहुत बड़ा इंसानी क्राइसिस है, हुकूमत क्या कह रही है? कोई या हुकूमत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती? हुकूमत की तरफ से देखिए, हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त साबिका वज़ीर दाखिला थे सलीम खोसो साहब, वो इन डॉक्टर्स के पास गए, थोड़ी बहुत उनसे बात की, उसके बाद फिर कोई नहीं गया है। इस वक्त कितने ऑपरेट कर रहे हैं? इस वक्त तो अभी तक कोई आदाद व शुमार नहीं है, बल्कि यही बताते हैं। अब जब हम पूछते हैं, कभी कहते हैं कि जी इसका कोई पर्सनल इशू है, कभी कहते हैं कि जी किडनैपिंग फॉर रैंसम है, तो पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई क्लियर स्टांस जो है वो अच्छा, पुलिस इस लिंक पे भी काम करती है कि जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है, जाहिर है कि मैं अगर किडनैपर हूँ तो मैं हो सकता है कि अपनी ज़ात के लिए तो 3 करोड़ रुपए ना मांगूं डॉक्टर से, बल्कि किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट लिंक के जरिए के लिए भी मांगूं। ऐसा भी इम्कान है क्या? इसमें कोई शक नहीं उस्ताद साहब। देखिए, माजी में भी जब हमने देखा कुछ तो वैसे ही छोटे लेवल के गैंग्स थे, वो भी बड़े ऑर्गेनाइज थे, लेकिन हमने देखा कि बाज़ जो बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, कलादम तंजीमें जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रही, उनको भी यहाँ से फंडिंग होता रहा। वो जितने भी डॉक्टर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, ताजर थे, वो अगवा होते रहे, उनसे रैंसम लेते रहे। तो उसमें हाई प्रोफाइल के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो भी इन्वॉल्व थे। लाजमी बात है कि पुलिस इसको भी वो इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खासकर स्पेसिफिकली जो डॉक्टर इब्राहिम खलील है, 14 रोज़ गुजर गए, अभी तक कोई क्लू नहीं है। डॉक्टर्स जो है गुज़श्ता 12 रोज से सिविल अस्पताल में बैठे हुए हैं, हड़ताल पर है। आखिर इस हड़ताल का जो इम्पैक्ट है वो तो आम लोगों पर है। अगर आप उससे ये डिमांड करते हैं कि जी आप प्राइवेट क्लिनिक्स बंद करें, तो सर ये बताएं अलीशा, कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर या बलूचिस्तान में कोई सेफ सिटी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है? देखिए, सेफ सिटी तो मेरे ख्याल में वो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। वो बारहा ये ऐलान किया जाता है चीफ मिनिस्टर की जानिब से। जब कुदूस बिजंजो साहब आए, सनाउल्लाह ज़ीरी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो पहला ऐलान उनका यही था कि जी हम कम अज़ कम जो क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत 1400 CCTV कैमरेज लगने हैं यहाँ क्वेटा शहर में, लेकिन उस पर अभी तक कभी टेंडर है, प्रोसेस में है, उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो सका है। इस स्पेसिफिक केस के हवाले से अभी तक कोई फुटेज हमें नहीं मिले हैं। थैंक यू। सिर्फ किडनैपिंग प्रोसेस में नहीं है, बाकी हर चीज़। और ये ना हो कि कल डॉक्टर्स भी जो है वो बैठना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज इतना ही। कल कॉलर्स डे है ना? बिल्कुल, कल कॉलर्स डे है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, आपकी सुनेंगे चुप होके। बिल्कुल, फिलहाल मुस्बत रिपोर्टिंग करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।